फिर दूसरा उसके अंदर मैंने पहला बताया डेमोक्रेसी का डिसएग्रीमेंट है, इलेक्शंस नहीं है। फिर ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की है। और तीसरा उनके पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर बाई पार्टी सिस्टम नहीं है या टू पार्टी सिस्टम नहीं है, जैसे अमेरिका और यूरोप में है। बरतानिया में 2 पार्टीज हैं, बिजली लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, फिर कुछ और पार्टी है। अमेरिका में जो है वो डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है। चाइना में एक ही पार्टी है, यूनी पार्टी सिस्टम है, सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है और वही लीड करती है तमाम पॉलिटिकल प्रोसेस को, और उसी के अंदर सारी डिबेट्स होती है। ये है पॉलिटिकल मॉडल। दूसरा जो डिफरेंस है वो इकोनॉमिक मॉडल का है, और वो इकोनॉमिक आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। जो चाइना का इकोनॉमिक मॉडल है, आल्दो वो बड़ी हद तक कैपिटलिज्म पर बेस करता है, लेकिन जो वेस्टर्न इकोनॉमिक मॉडल है यानी कि कैपिटलिज्म का मॉडल है, उससे डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंट है कि वेस्टर्न जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर जो सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो इंडस्ट्री हैं, जो बैंक्स हैं, जो कॉरपोरेशंस हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। जैसे जो है वो बिल गेट्स है, या जैसे वॉरेन बफे है, या जैसे मार्क जुकरबर्ग है जो फेसबुक का बानी और मालिक है ये, तो या जैसे जो है वो अपना रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, या जैसे जो है इस तरह की और अमेरिका की एलीट फैमिलीज हैं, जैसे जेफ बेजोस है जो कि अमेजोन का मालिक है। अब ये वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स ओन करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और कॉरपोरेशंस, इनके बैंक्स के जो मालिक हैं। चाइना के अंदर ये केस नहीं है। चाइना के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप लिमिटेड लेवल पे है। जैसे फॉर एग्जांपल जैक मा जो है, जो सीईओ है अली बाबा का, जो अमेरिका की चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है, लीडिंग कंपनी है। अब जो चाइनीज कंपनी है, चाहे वो हुआई हो चाहे अली बाबा हो, इनके अंदर प्राइवेट शेयर्स तो चीनी सिटीजन्स को हैं। चाइनीज सिटीजन को ये राइट्स हैं कि वो प्राइवेट शेयर रख सकते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी शेयर है यानी कि 50% या उससे ज़्यादा जो शेयर हैं वो चाइनीज स्टेट के होते हैं, जिसका मतलब होगा कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी कंट्रोल भी चाइनीज स्टेट के पास रहता है, और 50% शेयर होने की वजह से प्रॉफिट का ज़्यादा हिस्सा भी चाइनीज स्टेट के पास जाता है, और वो फिर चाइनीज प्रॉफिट जो है चाइनीज स्टेट जो है वो लोगों की वेलफेयर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर खर्च करती है। तो ये वो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है। तो वहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी है, टोटली प्राइवेट लोग इकोनॉमी को ओन करते हैं, कंपनीज को, फैक्ट्रीज को, और प्रॉफिट भी। और इसलिए अमेरिका में और यूरोप में आपको प्रॉब्लम्स नजर आते हैं गुर्बत के लिहाज से, क्योंकि पैसा रियासत की बजाय प्राइवेट लोगों के पास है। और यहाँ पे चीनी रियासत के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, जो अभी आपको कोरोना वायरस की पेंडेमिक के अंदर भी नजर आया कि किस तरह उन्होंने वुहान सिटी को लॉकडाउन किया, 24 से 48 घंटों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल हॉस्पिटल बनाया, डॉक्टर्स और नर्सेज को अपॉइंट किया और इंश्योर किया कि उसको कंट्रोल किया जाए। और उसकी अगर आप WHO की रिपोर्ट्स पढ़ें तो चाइना की तारीफ नजर आती है। ये वो चाइना का इकोनॉमिक और पोलिटिकल सिस्टम है। फिर जो है वो लीडरशिप मॉडल जो है, अब जो लीडरशिप मॉडल है चाइना का और अमेरिका का वो भी मुख्तलिफ है। अमेरिका के लीडरशिप मॉडल के अंदर जो है ओपन डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, पार्टीज के प्लेटफॉर्म से आप लीडर बन के सामने आते हैं और आप इलेक्शन लड़ते हैं, आप न्यूज़पेपर्स में अपनी ओपिनियन का इजहार करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप लेक्चर देते हैं और अपने आप को एक लॉन्च करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए, मार्केटिंग इंडस्ट्री के ज़रिए। और एक जो ओपन मॉडल है लीडरशिप का, जैसे प्रेसिडेंट ओबामा आया, जैसे उससे पहले बिल क्लिंटन आया, आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ज्वाइन करते हैं, ओपनली अपने आइडियोलॉजीज़ को प्रमोट करते हैं, अपने नज़रियात को प्रमोट करते हैं, और फिर इलेक्शन के ज़रिए आप जो है उस लीडरशिप मॉडल के अंदर ग्रो करते हैं, और फिर आप प्रेसिडेंट बनते हैं, जब मुख्तलिफ वज़ीर बनते हैं या रियासतों के मुख्तलिफ गवर्नर्स बनते हैं। जो चाइना का लीडरशिप मॉडल है वो डिफरेंट है। चाइना का लीडरशिप मॉडल जो है वो, जैसे मैंने पहले बताया है, एक बड़े सिस्टमैटिक कंट्रोल स्ट्रक्चर के तहत आता है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट, आप सबसे पहले आप चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और उस पार्टी के अंदर फिर आप अपनी इल्मी काबिलियत की वजह से, अपने इंटेलेक्चुअल इनपुट की वजह से, अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से, अपनी एजुकेशन की वजह से आप ग्रो करते हैं हॉरिजेंटली, और ग्रो करते हैं, और फिर आपको मौका दिया जाता है कि आप अपनी उस नॉलेज का, उस इंटेलेक्ट का, उस लीडरशिप को प्रैक्टिकली पहले साबित करें। आप मुख्तलिफ जो उनकी सूबे हैं, जो मुख्तलिफ रियासतें हैं, उनके गवर्नर बनते हैं, आप ज़िलाई हुकूमतों के सरबराह बनते हैं, आप मुख्तलिफ लेबर यूनियंस को लीड करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और स्कॉलर्स के तौर पे आप यूनिवर्सिटीज़ की पॉलिसीज़ को लीड करते हैं। तो आप पहले अपनी लीडरशिप स्किल्स को प्रूव करते हैं टेस्ट दे के, फिर आप जो है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जो पोलिट ब्यूरो है, जो एक किस्म की चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है, उसको आप ज्वाइन करते हैं, और फिर वहाँ से फिर आप
की मिनिस्टर बनते हैं, या प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसके अंदर नॉलेज, इंटेलेक्ट, रीडिंग और फिर उस नॉलेज और रीडिंग और इंटेलेक्ट को आप प्रैक्टिकली साबित करते हैं, फिर अकाउंटेबिलिटी होती है, और फिर आप 15, 20, 25 साल के एक रिगरस प्रोसेस के बाद स्टेट लेवल पे चाइना की टॉप लीडरशिप के अंदर आते हैं। जबकि अमेरिका में ये नहीं है। अमेरिका के अंदर अगर आपको अवाम या पब्लिक चाहते हैं तो आप जो है वो किसी भी एज पे इस प्रोसेस को, जो चाइन के अंदर प्रोसेस फॉलो किया जाता है, फॉलो किए बगैर लीडर बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्रेसिडेंट बराक ओबामा था, वेरी यंग प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। वो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एक नौजवान प्रोफेसर थे, 40-42 साल उम्र थी। प्रेसिडेंट बनने का फैसला किया, ऐलान किया कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ा और प्रेसिडेंट बन गए। और बहुत से लोग उन पर यह तनकीद भी करते हैं कि ओबामा ने जिस तरह कुछ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को मिस हैंडल किया, या वार ऑन टेरर के अंदर जो ओबामा की नाकामियाँ थी, उसकी एक वजह ये भी थी कि वो डायरेक्ट प्रोफेसर से प्रेसिडेंट बने थे और उनका एक एक्सपीरियंस नहीं था लीडरशिप का या पॉलिटिक्स का। खैर, ये आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, आप खुद फैसला करें कि आप किस मॉडल के साथ हैं। फिर आता है सिविलाइजेशनल स्टेट मॉडल, जो चौथा डिफरेंसेस है और जो चाइना का वर्ल्ड ऑर्डर है। वो क्या है? जो सिविलाइजेशनल स्टेट मॉडल है वो ये है कि चाइना अपने आप को अमेरिका और यूरोप की तरह मॉडर्न नेशन स्टेट कंसीडर नहीं करता। यानी कि यूरोप और अमेरिका जो है वो मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, और मॉडर्न नेशन स्टेट्स का मतलब है कि ये जो रियासतें बनी है वो एक नेशन की बुनियाद पे बनी है, एक कौम की बुनियाद पे बनी है। जबकि चीन जो है वो अपने आप को एक कौमी या नेशन स्टेट नहीं कहता, बल्कि एक सिविलाइजेशनल स्टेट कहता है, एक तहजीबी रियासत कहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि चीन की जो मौजूदा रियासत है और उसका जो इलाका या जोग्राफिया है वो इतना पुराना है, तकरीबन वो 2000 साल पुराना है। और उस 2000 साल के अंदर मुख्तलिफ तहजीबें जो हैं वो आती रही हैं और ख़त्म होती रही हैं। और चीन की जो मौजूदा रियासत है उसके अंदर उन तमाम तहजीबों का एक मिक्सचर, एक खमीर और एक आइडेंटिटी और एक रिप्रेजेंटेशन शामिल है। इसलिए चीनी जो है वो अपने आप को इसलिए ओन नहीं करते हैं कि वो एक नेशन स्टेट है या कौमी रियासत है, बल्कि चीन जो है वो अपने आप को एक कौम की बजाय एक तहजीब के तौर पे समझता है। और उसी तहजीब के अंदर वो अपने कल्चर को ओन करते हैं, अपनी ज़ुबान को ओन करते हैं, अपनी हिस्ट्री को ओन करते हैं, अपनी फोरफादर्स को ओन करते हैं और अपनी जो है कल्चरल आइडेंटिटी को ओन करते हैं। इसलिए देखें कि चीन के अंदर आज भी जो न्यू ईयर है वो 1 जनवरी को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बल्कि चीनी कैलेंडर के मुताबिक जो नया साल होता है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। आज भी देखें तो चीनी जो है वो जो मॉडर्न साइंटिफिक रिसर्चेस हैं, जिन्होंने जो है मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट्स हैं गुड ओमन, बैड ओमन का, उसको ख़त्म कर दिया यूरोप और वेस्ट में। चीन जो है कल्चर के तौर पे, नॉलेज के तौर पे नहीं, कल्चर के तौर पे आज भी अपनी उन तहजीबी रिवायात को सेलिब्रेट करता है। अगर आप देखें तो चीन ने जो अभी अपनी स्पेस में सैटेलाइट भेजी है, जो शटल भेजी है, उसका नाम किसी मॉडर्न साइंस के नाम के ऊपर नहीं रखा है, बल्कि जो उनकी पुरानी तहजीबी कल्चरल हीरोज थे उनके नाम पे रखा है। तो वो एक असिमिलेशन है और इंटीग्रेशन है मॉडर्निटी की और ट्रेडिशन की, यानी कि अपनी पुरानी रिवायत को उन्हें जदीदियत के साथ जोड़ के रखा हुआ है, जो कि आपको यूरोप और अमेरिका में नहीं मिलेगी। यूरोप और अमेरिका बड़ी हद तक मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से अपनी कल्चर और हिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो ये वो सिविलाइजेशनल स्टेट का मॉडल है। और फिर इंटेलेक्चुअल मॉडल है कि यूरोप के अंदर और वेस्ट के अंदर जो इल्म है या इंटेलेक्ट जो है वो किस तरह पैदा होता है, उसके अंदर बड़ी हद तक जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे या नज़रियात थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। जैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तो जो रिलीजन का रोल था सोसाइटी के अंदर उसको साइड लाइन कर दिया गया। आल्दो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, लेकिन वो स्पीच और जो फ्रीडम है वो स्टेट पॉलिसी के अंदर इंटरफेयर नहीं करती है, यानी कि क्रिश्चियनिटी या चर्च का रोल आपको पॉलिसी में नज़र नहीं आता। जबकि चाइना की जो इंटेलेक्चुअल मॉडल है उसके अंदर जो उनकी पुरानी कन्फ्यूशनिज्म है, जो उनका रिलीजन है, जो उनका मज़हब है कन्फ्यूशनिज्म का, उसके अंदर जो कन्फ्यूशनिज्म की एथिक्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो मोरालिटी है, जो एक कन्फ्यूशनिज्म का एक ह्यूमनिज्म है, वो चाइनीज़ इंटेलेक्चुअल मॉडल के अंदर नजर आता है। जो चीनी इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो दानिशवर हैं, जो फिलोसफर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो अपने इंटेलेक्ट को बड़ा लिंक और इंटीग्रेट करते हैं कन्फ्यूशनिज्म की एथिक्स के साथ, उस पुरानी मोरालिटी के साथ, हिस्ट्री के साथ और मज़हब के साथ। तो एक मिक्सचर है मज़हब का, एथिक्स का, मोरालिटी का, कन्फ्यूशनिज्म का, और मॉडर्निटी उसमें से निकलती है। जो चाइना की मॉडर्निटी है वो डिफरेंट है वेस्टर्न मॉडर्निटी से, जबकि जो वेस्ट की मॉडर्निटी है वो टोटली डिसकनेक्टेड है अपनी उस हिस्ट्री और कल्चर और ट्रेडिशन से। तो ये तो है दो आइडियोलॉजीज़ का। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब हम एंड की तरफ जाते हैं और देखते हैं, कंक्लूजन करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्यों
अमेरिका जो है वो 21st सेंचुरी के अंदर स्कॉलर्स और एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं दैट अमेरिका इज गोइंग टुवर्ड्स डिक्लाइन और अमेरिकन पावर इज डिक्लाइनिंग एंड अमेरिकन ऑर्डर इज कमिंग टू एन एंड एंड चाइना इज राइजिंग इन द वर्ल्ड would in 21st century be led by the China and the future belongs to China। और वो क्या है? पहला है लीडरशिप क्राइसिस। अगर आप देखें तो 20वीं सदी के अंदर जितने बड़े क्राइसिस आए हैं, वर्ल्ड वार 1 हो, वर्ल्ड वार 2 हो, फिर उसके बाद जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो जितने भी वॉर्स और कन्फ्लिक्ट आते थे, यूएनओ का बनना हो, तो दुनिया अमेरिका की तरफ देखती थी। और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे या लीडर्स जो थे वो एक ग्लोबल लीडर्स और स्टेट्समैन का रोल प्ले करते थे और वो दुनिया के मसाइल को हल करने के लिए एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिया देते थे। जैसे वुडरो विल्सन ने लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर कर दिया, जैसे और फ्रैंकलिन रोजवेल्ट ने यूएनओ को ऑर्डर दिया, यूएनओ को क्रिएट किया। इस तरह हैरी ट्रूमैन वगैरह थे, इन्होंने और वर्ल्ड ऑर्डर्स दिए। तो वो लीडरशिप अमेरिका की अब क्राइसिस में नज़र आ रही है। अगर आप देखें तो अब आप कंपैरिजन करें अमेरिका के 20वीं सदी के लीडर्स को ट्रंप जैसे लीडर के साथ, तो आपको हंसी आएगी। द वर्ल्ड सीम्स ट्रंप एज ए जोकर, जिसने कल जो है वो गुस्से में आके WHO का जो है एक दिन पहले जो है, अगर आपने इंटरनेशनल मीडिया को न्यूज़ को फॉलो किया तो WHO को इल्ज़ाम लगाते हुए उसका जो फंडिंग थी जो अमेरिका प्रोवाइड करता है वो बंद कर दिए कि जी आपने चाइना की नज़रियात को सपोर्ट किया है कोरोना वायरस के इशू के अंदर। तो एक जो लीडरशिप इमेज था अमेरिका का वो ख़त्म हो गया और अमेरिका को दुनिया के अंदर ये देखा जाता है कि इसके लीडर्स जो हैं उनके पास अब वो कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जंगों के बगैर मसाइल हल कर सके। तो पहला लीडरशिप क्राइसिस है। जिस तरफ जो चाइना की लीडरशिप है उसको बड़ा सिंबॉलिकली और हिस्ट्रिकली देखा जाता है कि ये जंगें नहीं करते हैं, ये डायलॉग के साथ मसाइल का हल करते हैं, ये अपनी बात मिलिट्री पावर की बुनियाद पर आप पे इम्पोज नहीं करते बल्कि आपकी बात सुनते हैं और डायलॉग करते हैं। दूसरा जो है वो मॉरल क्राइसिस है या आप कह सकते हैं पब्लिक परसेप्शन का क्राइसिस है, द क्राइसिस ऑफ पब्लिक परसेप्शन, मॉरल क्राइसिस। अगर आप 1950 से लेकर 2001 तक देखें तो दुनिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन, अगर आप वर्ल्ड सर्विस उठा के देखें, जब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ लोगों से पूछा गया कि आप अमेरिका को किस तरह देखते हैं, तो वो अमेरिका को आइडियलाइज करते थे, ड्रीम करते थे अमेरिका जाने का, अमेरिका में पढ़ने का, अमेरिका में नौकरियां लेने का। और अमेरिका को जैसे कहा जाता है दैट अमेरिका इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अमेरिका को अपॉर्चुनिटी की ज़मीन कहा जाता था। एक ऐसा मुल्क जहाँ पे आपकी शक्ल, आपका मज़हब, आपका ज़ुबान, आपका कल्चर नहीं देखा जाएगा। अगर आप काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं, आप अमेरिका में आते हैं, आप उनके लॉ के मुताबिक काम करते हैं, तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जिसको कहते हैं द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अ लैंड ऑफ फ्यूचर। अब अमेरिका के बारे में वो परसेप्शन नहीं है। अब अमेरिका को कहा जाता है कि वहाँ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगी। अगर आप मुसलमान हैं और आपने दाढ़ी रखी हुई है या औरत है बुर्का पहना हुआ है तो आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। अगर आपकी ज़ुबान जो है वो अंग्रेज़ी नहीं है तो आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। अगर आप वाइट अमेरिकन नहीं हैं, गोरे नहीं हैं और मैक्सिको से या अफ्रीका से आए हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा। जिससे अमेरिका का जो एक मॉरल इमेज था एज ए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एज ए लैंड ऑफ इक्वालिटी फॉर एवरीवन, वो ख़त्म हुआ है। और अगर अब आप पब्लिक परसेप्शन और सर्विस देखें तो चीन के बारे में लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जबकि अमेरिका को एक ईवल के तौर पे और डेवल के तौर पे देखा जाता है। और इस वक्त ज़्यादातर जो लोग हैं वो अमेरिका को दुनिया के लिए ख़तरा समझते हैं, ना कि जिसको अंग्रेजी में कहते हैं द फोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। अब अमेरिका को दुनिया के अंदर एक अच्छी या मुस्बित ताकत के तौर पे या अमन की ताकत के तौर पे नहीं देखा जाता बल्कि फोर्स ऑफ ईवल के तौर पे देखा जाता है, जबकि चाइना के बारे में वो परसेप्शन नहीं है। तीसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। अगर आप देखें तो 1950 में अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, अभी भी है, लेकिन अब चीन और अमेरिका में गैप कम हो गया है। इस वक्त चीन जो है वो दुनिया की तकरीबन 22% इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, अमेरिका जो है वो 24% कंट्रोल करता है। और वर्ल्ड सर्विस के मुताबिक, इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, अगले 2 से 5 साल में चीन अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा एज ए वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी के तौर पे। और इस वक्त जो चीन का GDP है वो अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा GDP है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, तो वो उसके ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसके लिहाज से चाइना अब अगले 5 साल में अमेरिका को एज ए वर्ल्ड इकोनॉमी के तौर पे भी रिप्लेस कर जाएगा। तीसरा जो है वो ये तीसरा था। चौथा जो है वो जो चाइना और अमेरिका की आपस में पब्लिक परसेप्शन है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें तो इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन जो है वो चीन को अपना दुश्मन नंबर 1 समझती है। 1960, 70 या 2001 से पहले वो रशिया को अपना दुश्मन समझते थे, अब चाइना को अपना दुश्मन समझते हैं। और अगर उनसे पूछा जाए कि क्या चीन और अमेरिका की जंग में कौन जीतेगा तो अमेरिकन कहते हैं, अभी जो रिसेंटली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे आया उसके मुताबिक अमेरिकन ये कहते हैं कि चीन जीतेगा। तो अमेरिकन का अपने सिस्टम, अपने लीडरशिप, अपनी स्टेट पे ट्रस्ट जो है वो डाइल्यूट होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरफ अगर आप चीनियों से पूछें तो चीनियों का अपने सिस्टम, अपनी स्टेट और अपनी लीडरशिप पे ट्रस्ट बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये
वो डिफरेंट जो है वो परसेप्शंस हैं। फिर पांचवा जो है वो अमेरिका का डिप्लोमेटिक क्राइसिस है। अगर आप देखें तो 1950 के बाद यूएनओ ने, यूरोप ने और तमाम दुनिया के बड़े मुल्कों ने अमेरिका की हर बड़े इनिशिएटिव को डिप्लोमेटिकली भी सपोर्ट किया है और मिलिटरली भी सपोर्ट किया है। इसलिए देख लें कि जितनी अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं यूरोप ने साथ दिया है, वर्ल्ड वार ऑन टेरर तक का साथ दिया। लेकिन अब जो अमेरिका जंगें करना चाह रहा है या जो अमेरिका की डिप्लोमेसी उसको यूरोप सपोर्ट नहीं कर रहा। जैसे मैंने पहले आपको शुरू में बताया कि फ्रांस और ब्रिटेन जो है और जर्मनी जो है वो अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। चीन के ईरान के ऊपर जो अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक बड़ा लीडर भी नहीं समझते। तो डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी अमेरिका का सामना करना पड़ रहा है कि एशिया के अंदर उसको चीन चैलेंज कर रहा है, लैटिन अमेरिका के अंदर उसको बहुत से क्यूबा और वेनेजुएला जैसे छोटे मुल्क चैलेंज कर रहे हैं। फिर मल्टीपल यूरोप के अंदर ब्रेक्जिट जो है वो हो गया है और बरतानिया यूरोप से अलग हो गया, यूरोप खुद इकोनॉमिकली डिसइंटीग्रेट हो रहा है, तो अमेरिका को वो यूरोप की सपोर्ट भी नहीं है। डिप्लोमेटिक क्राइसिस का भी सामना है। फिर अमेरिका के जो मिलिट्री अलायंसेस थे उनको भी अमेरिका को चैलेंज मुख्तलिफ मुल्क कर रहे हैं। और आखिरी जो 6 पॉइंट है कि अमेरिका को 21st सेंचुरी के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, वर्ल्ड ऑर्डर को क्या चैलेंजेस हैं, कि जो 6 पॉइंट है कि उसके अंदर जो अमेरिका के अगर आप देखो 1950 से लेकर 2001 तक अमेरिका दुनिया के अंदर सिंगल डोमिनेंट पावर था। अब वो पावर का स्टेटस जो है वो डाइल्यूट होता जा रहा है और अब आपको दुनिया के अंदर एक जो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था अमेरिका का वो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि अब दुनिया के अंदर मल्टीपल पावर्स और सुपर पावर्स इमर्ज हो गई, जैसे इंडिया है, चाइना है, रशिया है, ब्राज़ील है लैटिन अमेरिका के अंदर, जापान है ईस्ट एशिया के अंदर, साउथ कोरिया है, फिर साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मलेशिया वगैरह है। तो एक मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसको चीन लीड तो करेगा लेकिन उसके अंदर बड़ी जो है और भी पावरफुल स्टेट्स शामिल होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टू टॉपिक। अब एनालिसिस और कंक्लूड करते हुए सिर्फ मैं 2 से 3 बातें करूंगा कि डेफिनेटली जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो एनालिसिस हैं, जो हिस्ट्री है वो हमें ये बता रही है कि 21st सेंचुरी के अंदर अमेरिकन पावर को चाइना डेफिनेटली चैलेंज करेगा और चैलेंज करता जा रहा है। और उस चैलेंज के अंदर चाइना इवेंचुअली रिप्लेस करेगा इन तमाम पॉइंट्स की बुनियाद पर अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर को। अब दुनिया जो है, दूसरा पॉइंट ये क्या है, वो ये है कि क्या दुनिया जो है वो चाइनीज़ मॉडल के अंदर बेहतर होगी अमेरिकन मॉडल से, हम नहीं जानते हैं। बहुत से एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि ऑफकोर्स चीन का जो मॉडल है वो वेलफेयर स्टेट का मॉडल है, वो गुर्बत के खात्मे की बात करता है, वो जंगों के ना करने की बात करता है, तो वो बेहतर होगा। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि चीन आज़ादियों को नहीं मानता, ह्यूमन राइट्स को नहीं मानता, मीडिया की आज़ादी को नहीं मानता, फ्रीडम ऑफ स्पीच को नहीं मानता, और वो आपको बोलने की आज़ादी नहीं देता है, जैसा कि चीन के अंदर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रहती हैं, इसलिए इंसानी आज़ादियों को खतरा है। तो ये डिबेट्स चलती रहेंगी। तो चाइना का मॉडल अच्छा होगा या बुरा होगा, डेफिनेटली चाइना अमेरिका को रिप्लेस कर देगा 21st सेंचुरी के अंदर। अब जो आखिरी बात है कि क्या चीन दुनिया की सुपर पावर होगा अमेरिका की तरह, मेरा ख्याल है कि नहीं। जो स्कॉलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि चीन दुनिया को लीड तो करेगा लेकिन अमेरिका की तरह वो उस तरह अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन के साथ और बड़ी पावरफुल स्टेट्स होंगी, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। तो इसलिए ये एक मल्टीपल वर्ल्ड ऑर्डर होगा जिसको चीन लीड करेगा, लेकिन डोमिनेंस की बुनियाद पे नहीं बल्कि डायलॉग और नेगोशिएशन की बुनियाद पे। सो दिस इज अबाउट चाइना एंड यूएस इन 21st सेंचुरी, द राइज ऑफ द लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर एंड नाउ द राइज ऑफ द चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।